आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 2। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के पार्ट 1 में पहले पार्ट में जाना कि जेनेटिक्स क्या है, हम जेनेटिक्स से क्या समझते हैं और जेनेटिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक जब शुरू हुआ, मेंडल ने उसके पहले ज़माने से और आज तक बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं। डेवलपमेंट इस हद तक हो चुके हैं कि हम अब डिजाइनर बेबीज की बात करने लगे हैं। डिजाइनर बेबीज जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी की किस तरह से मनचाहे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे क्या मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं कि बच्चे की आँखों का रंग हम चुन सके, बच्चे में क्या क्या बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हो जो हम चुन सके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी हजारों जीन हैं हमारे वो डिकोड हो चुके हैं। सो डैट मीन्स जेनेटिक बहुत ही एडवांस्ड लेवल तक पहुंच चुका है अब। सो इसके इतिहास की तरफ एक नज़र ज़रूर देखेंगे कि हम किस तरह से डेवलपमेंट होता गया और फैक्टर वर्ड जो मेंडल ने यूज किया था, अब वह जेनेटिक्स का तो उन्हें पता नहीं था। ही सेड दैट द समथिंग इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशंस। उस समथिंग वर्ड को उन्होंने फैक्टर कह दिया था। वही फैक्टर बाद में जीन के नाम से जाना जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं मेन ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वन ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, सेकेंड इज वन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड इज वन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब देखते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या होते हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स हम किन्हें कहेंगे? इट डील्स with the transmission of genes from one generation to the next generation. So genes segments of DNA भी हम बोल सकते हैं। So it deals with the transmission of genes. So किस प्रकार से जीन्स या कैरेक्टर्स कह लीजिए मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था और वो अगली जनरेशन में कैसे पास आउट होते हैं। अब आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इट डील्स विद द structure and function of genes at a molecular level. Now हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे क्रोमोजोम में, क्रोमेटिन में, जीन में, डीएनए में क्या फ़र्क है। जब हम क्रोमोजोम्स कहते हैं तो क्या इज इट सेम एज डीएनए, या फिर जब हम जीन्स कहते हैं तो क्या इज इट सेम एज क्रोमोजोम्स और इज इट सेम एज द डीएनए। ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। अब देखते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेंडेलियन जो लॉज हैं उन्हें हम कैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। ये सारी बातें एनसीईआरटी बुक से ली गई है। अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट 8000 to 10,000 BC knew that causes of variation are hidden in the process of sexual reproduction। हजारों साल पहले भी ये बातें पता थी कि वेरिएशंस का जो मुख्य कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो साइंटिफिकली इस चीज़ को जान नहीं पाए। दे सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन। बहुत पुराने ज़माने में भी आर्टिफिशियल सेलेक्शन की प्रक्रिया के जरिए नई वेराइटीज बनाई जाती थी। डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन,
में उन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन तो एक कारण है इवोल्यूशन का, इसके अलावा इंसान में खुद भी तो इतने हजारों सालों से अलग अलग वेराइटीज बनाई है। अब गोभी की भी अलग अलग वेराइटीज को हम जानते हैं, ब्रोकली, कोहलराबी, केल, ब्रसलस ब्राउटस। इसी तरह शिमला मिर्च की भी कई वेराइटीज हैं। डॉग्स की अलग अलग वेराइटीज को देखते हैं हम। जो मुर्गी आप देखते हैं गोल्स डोमेस्टिकस है ना, वो भी अलग अलग तरह की है। ऐसे ही कबूतर की भी अलग अलग वेराइटीज को हम देखते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं, चिकन इज द डोमेस्टिकेटेड form of wild. Chicken is the domesticated form of wild fowl. Sahiwal cow of Punjab is domesticated form of ancestral wild cow. अब हम बात करेंगे जो प्री मैंडेलियन आइडियाज हुआ करते थे इनहेरिटेंस को लेकर, वो क्या है। प्री मैंडेलियन आइडियाज जो हुआ करते थे इनहेरिटेंस को लेकर, अब हम यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे कि कौन से साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स थे, क्या उनका मेन कंसेप्ट था, हमें बस यही जानना है यहाँ पर। अब आइए देखते हैं प्री मैंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। दे आर ऑफ्टन कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग inheritance, as they believe that characters of the parents blended or got mixed during their transmission of the offspring. That means they are often called theories of blending inheritance. हम जानते हैं blending inheritance से मतलब क्या है। ब्लेंड करना, किसी दो चीज़ों का मिल जाना कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स्ड हो करके अगले जनरेशन्स में आ जाते हैं। सो ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें मिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ये ब्लेंडिंग थ्योरीज का ऑफ इनहेरिटेंस का मानना था। सो आई विल रीड इट। दे आर ऑफ्टन कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एज दे बिलीव दैट कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स ब्लेंडेड और गॉट मिक्स्ड ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स। हालांकि ये गलत है। बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि कहीं मिक्सिंग ही नहीं हो रहा है। आगे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने क्रॉस कराया तो अगली जनरेशन जब उन्हें मिली वो टॉल प्लांट्स मिली, और जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो ऐसा नहीं था कि कैरेक्टर जो पहली जनरेशन में नहीं दिख पाया था वो ऑफ स्प्रिंग्स का वो बाद में आया ही नहीं। सो ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट थे ये बाद में डिस्कार्ड कर दिए गए थे। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। यहाँ आप सब देख सकते हैं, एक तरफ सारी थ्योरीज है और उसके बगल में जिस साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये थ्योरीज या कॉन्सेप्ट दिया है उनके नाम है। यहाँ से क्रॉस मैचिंग वाला एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एक तरफ थ्योरी दिया होगा और दूसरी ओर उनके साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स के नाम दिए होंगे, उन्हें मैच करने को कहा जा सकता है। इसलिए आप सबको इतना ब्रीफ आइडिया तो होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं मोस्ट वेपर थ्योरी पाइथागोरस ने दिया था। मोस्ट वेपर थ्योरी किसने दिया? पाइथागोरस ने दिया। फ्लूइड थ्योरी अरिस्टोटल ने दिया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी स्वामरडाम ने दिया। पार्टिकुलेट थ्योरी मपर्चर्स ने दिया। एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने दिया। एंड लास्ट वन ऑफ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज अगस्त विस्मन ने दिया। अगस्त विस्मन का कंसेप्ट है, इन्होंने
ही चूहे की पूंछ को काटा था और उन्हें कई जनरेशन्स तक आपस में ब्रीड कराया, लेकिन उन्हें किसी भी जनरेशन में पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं मिला था। तब उन्होंने कहा था कि अगर कैरेक्टर्स पेरेंट्स से अगली जनरेशन्स में एज इट इज़ चले जाते हैं सारे सोमेटिक बदलाव, तो फिर जब पूंछ कटा हुआ चूहा है तो जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पूंछ जो है जन्म से ही कटी हुई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये थ्योरी भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।